चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एनएलएम का, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का नया टॉपिक जो है हमारा पुली सिस्टम। पुली सिस्टम में हम देखेंगे हमारा टेंशन किस तरह वर्क करता है। देखो पहले जानते हैं पुली क्या होती है। सबने देखा होगा गांवों में ट्यूबवेल वगैरह में पहले के टाइम में हम इस तरह का कोई व्हील यूज़ करते थे। यहाँ से बाल्टी लटकाते थे, इधर से हम व्हील को खींचते थे, रस्सी को खींचते थे, बाल्टी से पानी बाहर निकल आता था। सेम फंक्शन होता है और ये जो हमारा डिवाइस होता है इसी का नाम पुली होता है। हमेशा याद रखना जब भी हम बात कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की, इसमें हम जिस पुली सिस्टम का यूज़ करते हैं उसमें जो हमारी पुली होती है वो कैसी होती है। जो हमारी पुली होती है वो होती है मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। हमेशा याद रखो हम जब भी क्वेश्चन करेंगे किस तरह के करेंगे, मासलेस और फ्रिक्शनलेस। ये कंपलसरी नहीं है लेकिन कि मासलेस ही हो या फ्रिक्शनलेस ही हो, वो कंडीशन या क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। हम मास एडजस्ट कर सकते हैं बट जनरली आप लोग जो पढ़ोगे वो क्या पढ़ोगे, मासलेस और फ्रिक्शनलेस। अब देखो सिर्फ पुली से काम तो चलेगा नहीं, उसके लिए क्या चाहिए होगी, रस्सी भी चाहिए होगी जिसका नाम क्या होता है, स्ट्रिंग। हम यूज करते हैं दूसरी टर्म स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का क्या काम होता है, देखो जब हम रस्सी से खींचेंगे तभी तो पुली का वर्क बनेगा इसमें। तो ध्यान से सुनना, स्ट्रिंग हमारी किस तरह की होती है, स्ट्रिंग होती है हमारी मासलेस, लेकिन यहां फ्रिक्शन टर्म यूज नहीं करेंगे और हम बोलेंगे इनएक्सटेंसिबल, मतलब कितना भी आप ताकत लगा लो और खींचेगी नहीं। ये होती है हमारी और इन एक्सटेंसिबल, ये हो गई हमारी स्ट्रिंग। दोनों मिलके जो सिस्टम बनाते हैं ना उसको कहते हैं पुली सिस्टम। पुली सिस्टम के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जनरली सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस पुली सिस्टम के होते हैं। इसमें क्या करेंगे हम, मल्टीपल हमारे मासेस को इससे अटैच कर देंगे और डिफरेंट वो साइजेस और शेप में अरेंज करेंगे, जिससे हमें एक नया सिस्टम मिलेगा, नए नए क्वेश्चन मिलेंगे। इसी को हम प्रैक्टिस करेंगे। जनरली सिर्फ 7 केस होते हैं इसमें, उन्हीं 7 केस को थोड़ा एडजस्ट करके नए नए क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो हम 7 केसेस को देखते हैं। हम दोबारा सुन लो, हम बात कर रहे हैं पुली की। पुली सिस्टम में क्या क्या होता है, हमारे पास एक पुली होती है और एक स्ट्रिंग होती है। दोनों को कंबाइन करके हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। तो चलो बात करते हैं हम इसके केसेस की, कितने केस या कितने टाइप्स के इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ध्यान से देखना, पुली में जनरली 7 तरह के केसेस होते हैं। हम केसेस वाइज देखते हैं। पहला केस 1। पहले केस में मैंने बोला कि जो मेरी पुली है दीवार या किसी भी फिक्स ऑब्जेक्ट से टंगी हुई है, यहां पे मोशन नहीं हो रहा है, हमारा पुली के एक फिक्स शेप में या फिक्स पोजीशन पे एडजस्टेड है। अब मैंने बोला इस पुली में मैं 2 जगह 2 मास लटका देता हूं। इधर लटका दिया मैंने मास m1, इधर लटका दिया मैंने मास m2। पोजीशन सेम हो ज़रूरी नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो इसमें कंफ्यूज मत रहना। चलो इस तरह बोल देते हैं, ये हो गया मेरा m2। अगर मैं बोल रहा हूं मास m1 और m2 दोनों इक्वल है, m1 मास किसके इक्वल, m2 के, और मैंने बोल दिया ये है मेरा m। इस तरह के केस में पूछ लिया जाता है बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा, या फिर पूछ लिया जाता है बताओ टेंशन कितनी होगी। टेंशन हमेशा कहां लगती है, स्ट्रिंग में लगती है, और स्ट्रिंग में मैंने बोला यहां भी टेंशन लगी, यहां भी लगी। इसे T1 T2 हम नहीं बोलेंगे, दोनों हमारी सेम ही होगी, दोनों क्या होगी, T ही होगी। अब इसका रीजन हमेशा ध्यान रखना है, जब तक स्ट्रिंग को हम 2 जगहों पे बांध के रखें तब तक उसके बीच की टेंशन हमेशा सेम रहेगी। अगर मैं बोलता यहाँ मेरी स्ट्रिंग ब्रेक हो रही है और कोई और ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तब मेरी दोनों टेंशन अलग अलग हो जाती है, अदरवाइज कभी चेंज नहीं होगी। तो मैंने बोला टेंशन है दोनों जगह T, तो अब हमसे पूछा जाएगा एक्सेलरेशन बताओ और टेंशन बताओ। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जब मैंने बोला m1 m2 का मास क्या है, इक्वल है, तो बॉडी किस में हो गई, इक्विलिब्रियम में हो गई, मतलब उस पर नेट फोर्स क्या हो गई, 0। खुद ही सोचो इधर नीचे कितनी फोर्स लग रही होगी, mg। ग्रेविटी किस फोर्स से खींचेगी, mg से खींचेगी। इसको भी किससे खींच रही होगी,
mg, ये होगा m1g, ये होगा m2g। बट जब अर्थ दोनों को सेम फोर्स से नीचे खींच रही है तो क्या दोनों में से कोई भी अब मूव करेगा? नहीं करेगा। ये पुली में इस तरफ नीचे जाना चाहता है, ये पुली में इस तरफ नीचे जाना चाहता है। अगर एक नीचे जाएगा तो दूसरा अपने आप ऊपर जाएगा। बट ग्रेविटी जब दोनों को सेम फोर्स से नीचे खींच रही है तो क्या कोई ऊपर जा पाएगा? कोई ऊपर हमारे यहाँ पे जा ही नहीं पाएगा। जब कोई ऊपर जा ही नहीं रहा, कोई नीचे आ ही नहीं रहा, तो ये किस पोजीशन में हुई? रेस्ट में हुई। इसकी स्टेट क्या होगी? रेस्ट होगी। जब रेस्ट की स्टेट में है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। और अगर मुझसे पूछा जाए टेंशन क्या होगी, तो हमेशा याद रखना है टेंशन भी क्या एक तरह की फोर्स है। और सब जानते हो नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एकदम जब ये नीचे जा ही नहीं रही तो नेट फोर्स क्या हुई पुली पर? ज़ीरो। मतलब जितनी फोर्स नीचे लग रही है उतनी ऊपर लग रही है। अब मैंने बोला इस ऑब्जेक्ट m2 पर नीचे कितनी लगी और ऊपर t, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? जो मेरा टेंशन होगी वो किसके इक्वल होगी? mg के। हमने बोला टेंशन हमें पता चल गई mg है। कई बार क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया जाता है, बोला जाता है ये जो पुली है इस पुली पर रिएक्शन फोर्स कितनी होगी? सबने न्यूटन का तीसरा लॉ जाना है। तीसरा लॉ क्या होता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मैंने बोला एक्शन क्या हो रहा है? दोनों मास एक्शन कर रहे हैं। दोनों मास कितना एक्शन कर रहे हैं? इक्वल तो कर रहे हैं। मैंने बोला ये mg कर रहा है, वो mg कर रहा है, तो टोटल नीचे एक्शन कितना हुआ? 2mg। टोटल नीचे एक्शन कितना हुआ? 2mg। तो टोटल ऊपर भी कितना हो रहा होगा? 2mg। एक्शन हुआ 2mg तो रिएक्शन भी 2mg। तो क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है जो हमारी पुली है उस पर रिएक्शन कितना हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं मेरा रिएक्शन कितना हुआ यहाँ पे? 2 टाइम्स टेंशन, मतलब 2mg। स्मॉल m ले लेते हैं, 2mg। बहुत रेयरली पूछा जाता है बट हमें पता होना चाहिए। क्या इस केस में कोई डाउट? ये तो हो गया हमारा केस नंबर 1। चलो अब देखते हैं केस नंबर 2। अब मैं बोल रहा हूं जो दोनों मासेस मेरे लगे हुए हैं पुली से, उनका मास सेम नहीं है। अब मास डिफरेंस है। मैंने बोल दिया ये जो मेरी बॉडी है m1 और ये जो बॉडी है मेरी m2, इसमें m1 इज ग्रेटर देन m2। m1 क्या हो गया मेरा? ग्रेटर देन m2 हो गया। तो अब एक चीज बताओ, जो भारी होता है वही तो नीचे जाता है, तो भारी कौन? m1। तो ये चला गया नीचे की तरफ। एक्सेलरेशन कहाँ लगेगा? जहाँ फोर्स ज़्यादा लग रही है। फोर्स ज़्यादा कहाँ लग रही है? नीचे की तरफ। किस में? m1 में नीचे की तरफ। तो मैं बोल सकता हूँ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो गई m1 में डाउनवर्ड्स, और m2 के लिए क्या हो जाएगी? अपवर्ड्स हो जाएगी। इसमें भी मेरा टेंशन लग रहा होगा। ये हो गया टेंशन T। क्या यहाँ पे मैं T बोलूँगा, T1 बोलूँगा? T ही बोलूँगा, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग क्या है? कंप्लीट स्ट्रिंग है, वो कहीं ब्रेक थोड़ी नहीं हुई। हमारी अगर कहीं ब्रेक हो रही होती तो हम अलग अलग नाम दे देते, बट ये तो हमारी सिंगल स्ट्रिंग है। तो मुझे मिल गया T और T, दोनों हमारे सेम है। अब मैंने बोला इसमें नीचे फोर्स कौन सी लग रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि होती है mg। इस पर कितनी लगी? mg। इसका मास कितना? m1, तो m1g। इसका मास m2, तो m2g। अब देखते हैं हम कि जो टेंशन है उसकी वैल्यू क्या होगी। इसमें पूछा क्या जाता है इस तरह के केसेस में? बताओ एक्सेलरेशन कितना है या फिर बताओ टेंशन कितनी है। चलो ले लेते हैं फॉर बॉडी m1। फॉर मास m1 पे कितनी फोर्स लग रही है? नेट फोर्स की बात करते हैं। देखो नेट फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स निकलती कैसे है? हम देखते हैं सेम डायरेक्शन फोर्स लग रही है, अपोजिट में वही तो नेट फोर्स निकालती है हमारी। इस पे फोर्स कौन कौन सी लग रही है? टेंशन और m1g। एक्सेलरेशन किसकी तरफ हो रहा है? m1g की तरफ हो रहा है, टेंशन की तरफ। टेंशन ऊपर लग रही है, बहुत बढ़िया। एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे, तो हम किसको बढ़ा लेंगे? m1g को। तो मैं बोलूँगा बड़ा माइनस छोटा, m1g माइनस t किसके इक्वल? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ma था ना, F इक्वल्स टू ma। तो यहाँ आ गया ma। m क्या लोगे? 1 लेंगे। क्या यहाँ पे कोई डाउट? इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1। हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब मैं बात कर रहा हूँ फॉर मास m2। फॉर मास
m2। इसमें बताओ मोशन देखो m2 का नीचे हो रहा है ऊपर, ऊपर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन का है ऊपर, तो फोर्स कौन सी बड़ी, T या m2g, T बड़ी, तो बड़े में से हमेशा किसको छोटा करते हैं माइनस, छोटे को, तो m की जगह आ गया यहाँ पे T माइनस m2g इक्वल्स टू m2a। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो क्या T से T कैंसिल हो जाएगा और मेरा क्या बचेगा, m1g और यहाँ m2g, इधर m1a इधर m2a। क्या यहाँ से मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकता हूँ? अगर मैं कर दूं ऐड, ये तो हमें निकालना है ना। अगर मैं दोनों को माइनस करता तो सीधे टेंशन की इक्वेशन निकल जाती, लेकिन टेंशन के हम जनरली हमेशा पहले क्या निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं। मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया तो माइनस टी प्लस टी कैंसिल हो गया ना हमारा, यही हो रहा था। तो देखो इधर क्या हो जाएगा, जब मैं करूंगा दोनों को ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो दोनों को ऐड करने पे मुझे क्या मिलेगा, मैंने बोला m1g प्लस m2g या माइनस m2g, माइनस m2g किसके इक्वल, तो ऐड करने पे इक्वेशन 1 और 2 हमें क्या मिला, हमें मिला यहां पे हमारा एक्सेलरेशन इक्वल्स टू m1 माइनस m2 और पूरे के अपॉन में m1 प्लस m2। क्या ये g से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा g, ये बन गई मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। इसे इक्वेशन भी बोल सकते हैं, कंफ्यूज मत होना। अब मैंने बोला हमें मिल गया a, क्या हम इक्वेशन 1 या 2 में a की वैल्यू पुट करके t निकाल सकते हैं? बहुत बढ़िया। तो हमारा t कितना आएगा, t इक्वल्स टू आएगा हमारा 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 और पूरा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, बाय g। ये बन गया हमारा फॉर्मूला फॉर टेंशन। बहुत बढ़िया, नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हमने दो केसेस देख लिए, किसके लिए, पुली के लिए। अब बात करते हैं केस नंबर 3 की। पहले केस में क्या देखा, दोनों बॉडीज का मास क्या था, सेम, एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0, टेंशन क्या होगी हमारी, कितनी होगी, mg होगी ना। क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, mg, क्या कोई डाउट। अगर मैंने बोला रिएक्शन फोर्स कितनी लगी, 2mg ले ली थी यहाँ पे हमने, अब किसी को कोई डाउट नहीं है। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ दूसरे केस की, जिसमें मैंने लिया था एक मास ज़्यादा दूसरा मास कम, तब क्या हुआ, उस केस में क्या हुआ, हमने बता दिया एक्सेलरेशन की इक्वेशन बन रही है और टेंशन की इक्वेशन बन रही है। एक्सेलरेशन की क्या बनी थी, बहुत बढ़िया, m1 माइनस m2 इंटू जी और अपॉन में m1 प्लस m2, और हमने टेंशन भी निकाल ली थी। अब हम बात करते हैं केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 देखते हैं, केस 3। अब केस 3 का स्ट्रक्चर कुछ अलग बन जाएगा, इस तरह बना लेते हैं। मैंने बोला हमारी पुली लगी हुई है, एज पे लगी हुई है, यहाँ पे कुछ मास है m1, इधर कुछ मास है m2, ये नीचे लटका है, ये नॉर्मली रखा हुआ है। मैंने बोला जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड हो रहा है। एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है, m2 के लिए डाउनवर्ड, तो इसके लिए कहाँ होगा, अपवर्ड्स क्यों होगा, लटका थोड़ी नहीं हुआ हमारा, इसके लिए एक्सेलरेशन होगा आगे की तरफ, ये आगे की तरफ ही तो खींचेगा हमारा। तो मुझे पता चल गया दोनों के लिए एक्सेलरेशन। मैंने बोला यहाँ लग रहा है टेंशन T1, तो यहाँ पे कितना लगेगा, T1 ही लगेगा। बहुत बढ़िया, T1 क्यों लगेगा, क्योंकि ये कहीं पे टूटी हुई है नहीं, ये तो इन्हीं दो के बीच जुड़ी हुई है ना हमारी, इस वजह से। तो मैंने बोल दिया दो बॉक्स है हमारे या दो मासेस हैं, m1 m2 उनका मास है, दोनों एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। स्ट्रिंग कैसी, मासलेस और इनएक्सटेंसिबल, पुली कैसी, फ्रिक्शनलेस और मासलेस, कनेक्टेड है। अब पूछा जाता है बताओ एक्सेलरेशन होगा कितना और टेंशन कितनी होगी, पूछा जाता है एक्सेलरेशन कितना होगा और टेंशन कितनी होगी। तो ध्यान से देखना, अगर मैं बात कर रहा हूं मास m2 की, फॉर मास m2
M2, M2 को नीचे कौन खींच रहा है? इस पे एक ही तो फोर्स लग रही है जो नीचे की तरफ है, M2G, ग्रेविटी नीचे खींच रही है। अब मैंने बोला ऊपर कितनी लगी? P1 लगी। मोशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड अपवर्ड? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड तो बड़ा कौन? तो लिखेंगे क्या? M2G माइनस T1 किसके इक्वल? M1A, क्योंकि क्या होता है? नेट फोर्स इक्वल्स टू MA, सबने फॉर्मूला पढ़ा है, F इक्वल्स टू MA। तो क्या आ गई? ये हो गई नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होती है? जितनी टोटल फोर्स लग रही है, अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस, सेम डायरेक्शन है तो प्लस, ऐसे ही तो निकालते हैं। तो मुझे मिला नेट फोर्स इक्वल्स टू M2A, सॉरी, तो कितना हो गया? M2A लेंगे, बहुत बढ़िया। तो मिल गया M2G माइनस T1 इक्वल्स टू M2A। ये किसके लिए हो गया? मास 2 के लिए। अब हम बात करते हैं फॉर मास M1। M1 मास के लिए कितना हो जाएगा? क्या इस पे पीछे कोई फोर्स लग रही है? कोई फोर्स नहीं लग रही, सिर्फ फोर्स कहाँ लगी? आगे लगी। तो हम क्या बोल देंगे? T1 इक्वल्स टू, बहुत बढ़िया, M1A। नेट फोर्स का लगी सामने, एक्सेलरेशन कितना हो रहा है? बाय A। तो क्या बोल दिया? मास इनटू एक्सेलरेशन, बन गई इक्वेशन। तो मुझे पता चल गया मेरा मास 2 के लिए कितना है और मास 1 के लिए कितना है। अगर मैं दोनों इक्वेशन को कर दूं ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो T1 से T1 कैंसल, बचा क्या? तो हमारे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? निकाल के बताओ जल्दी से, नोट डाउन कर लो पूरा आराम से, नोट डाउन करके फिर निकाल लेना। यही आ रही है? अपॉन में क्या आ रहा है? बहुत बढ़िया। M1 के लिए कैसे हुआ? फोर्स कितनी लग रही है? एक ही फोर्स लग रही है। F इक्वल्स टू MA होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ, हर जगह वही तो कर रहे हैं। तो हमारा एक्सेलरेशन आया है M2G अपॉन M1 प्लस M2। और अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? टेंशन। तो हमारा टेंशन कितना हो गया? टेंशन हो गया हमारा T1 इक्वल्स टू M1 इंटू M2। तो हमने लिख दिया M1 M2G, बहुत बढ़िया, M1 प्लस M2। ये बन गई हमारी टेंशन की इक्वेशन। कर लो नोट डाउन। तो अब हम बात करते हैं केस नंबर 4 की। केस नंबर 4 देखते हैं। केस 4, इसमें हम लेंगे M1 ग्रेटर देन M2। थोड़ा स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया जाएगा। ये मत सोचना सर M1 M2 तो हम कर चुके हैं, नहीं, शेप हमने कर दिया थोड़ा सा चेंज। मैंने बोला बीच में कोई मास रखा है कैपिटल M, वो पुली से 2 डायरेक्शन से बंधा हुआ है। यहाँ लटका है मास M1 और यहाँ पे हमने लटका रखा है मास M2। मैंने बोला यहाँ पे टेंशन जो लग रही है वो हो गई T1 और यहाँ पे जो मेरी टेंशन है वो क्या हो जाएगी? T2। ध्यान से देखना, यहाँ पे पूरा यहाँ तक कनेक्टेड है स्ट्रिंग और यहाँ से पूरी यहाँ तक कनेक्टेड है, इसलिए पूरी में टेंशन T1 लिया है, इस पूरी में टेंशन T2 ली है। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब मैंने बोला जो M1 है वो क्या है? भारी है। किससे? M2 से। तो एक्सेलरेशन किसकी तरफ होगा? M1 डाउनवर्ड होगा या M2 डाउनवर्ड होगा? M1 भारी है, M2 हल्का है। अब मैं कह रहा हूं M1 डाउनवर्ड मूव करेगा या अपवर्ड? डाउनवर्ड मूव करेगा। तो एक्सेलरेशन M1 के लिए डाउनवर्ड अपवर्ड? बहुत बढ़िया। तो यहां से मिल गई मुझे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, जो कि इसके लिए डाउनवर्ड और इसके लिए अपवर्ड्स। क्या किसी को डाउट? अब हम बात करते हैं फॉर मास M1। अगर मैं बात करूं इस पर नेट फोर्स कितनी लग रही है? 2 फोर्स लग रही है, एक ग्रेविटी लगा रही है, कितनी?
और ऊपर मेरी टेंशन लग रही है T1, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नेट फोर्स इक्वल्स टू MA से नेट फोर्स कितनी हुई, ज़्यादा माइनस कम, ज़्यादा कौन सी, माइनस किसके इक्वल, M1A। इसे ले लो इक्वेशन नंबर 1, नहीं लोगे तो भी चलेगा, नॉर्मली ये बन गई मेरी इक्वेशन। अब बात कर रहा हूँ फॉर मास M2, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, नीचे कौन सी फोर्स, ग्रेविटी लगा रही है M2G, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया बहुत T2 माइनस M2G इक्वल्स टू M2A। अब ऐसा तो है नहीं यहाँ दो ही ऑब्जेक्ट हो, यहाँ 3 ऑब्जेक्ट हैं। हमेशा याद रखो जितने ऑब्जेक्ट इक्वेशन भी उतनी, जब तीसरा ऑब्जेक्ट है उसके लिए भी बना लेते हैं। फॉर मास M3, जिसका नाम क्या दिया हमने, कैपिटल M, तो सीधे लिख देता हूँ कैपिटल M। अब एक चीज बताओ, इस पर नेट फोर्स कहाँ लग रही है, इधर लग रही है एक फोर्स, दूसरी उस तरफ लग रही है, तो मूव किसकी तरफ करेगा, M1 या M2, बहुत बढ़िया। तो एक्सेलरेशन हो गया इसमें टूवर्ड्स M1, तो यहाँ से मैंने बोला बड़ा कौन, T1 या T2, तो इक्वेशन बन गई T1 माइनस T2 इक्वल्स टू MA, ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब क्या मैं तीनों इक्वेशन की हेल्प से नई नई इक्वेशन बना सकता हूँ, जितनी हम चाहे उतनी इक्वेशन यहाँ पे बना सकते हैं, वो हमारे ऊपर होता है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आएगा, निकाल के बताओ एक्सेलरेशन कितना आएगा, फिर हम आगे देखेंगे। तो अगर हम तीनों इक्वेशन को ऐड कर दें, ऐड इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो हमें मिल जाएगा A इक्वल्स टू M1 माइनस M2, पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है बाई G, और अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस कैपिटल M। ये बन गई हमारी इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन। क्या किसी को कोई डाउट, नोट डाउन करो। तो हमारा एक्सेलरेशन आ गया A इक्वल्स टू M1 माइनस M2 इंटू G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। तो अब हम बात करते हैं नए केस की, केस नंबर 5 की। केस नंबर 5 में हम एक स्लोप ले रहे हैं, जिसपे चीज को हमने रख दिया, ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया है। बोल रहे हैं जो स्लोप बन रहा है वो कोई एंगल बाय थीटा बन रहा है। यहाँ पे लगा दी मैंने पुली, इसको कर दिया कनेक्ट, और यहाँ से मैंने लटका दिया दूसरा मास। इसे ले लेते हैं M1, इसको ले लिया M2। मैंने बोला जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो यहाँ पे डाउनवर्ड हो रहा है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या ली हमने, डाउनवर्ड। किसके लिए, M2 के लिए। M1 के लिए क्या हो गई, अपवर्ड हो जाएगी हमारी। अब मैंने बोला इस पे जो ग्रेविटी फोर्स लगा रही है नीचे कितनी हुई, M2G, और यहाँ मैंने बोल दिया ये लग रही है मेरी टेंशन T। अब क्या इस पे नीचे इस तरफ फोर्स लगेगी, वही तो हमारी काउंटर कर रही है, तो इस वाली फोर्स का नाम क्या होगा, हम डायरेक्ट बता नहीं सकते, कैसे बताएंगे। ग्रेविटी लगा रही है नीचे mg बाय एंगल थीटा। किसी भी फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, या फिर दो वेक्टर एक दूसरे से बनाए 90 डिग्री, जिसके साथ एंगल बनता है वो होता है कॉस थीटा। तो ये हो गया हमारा mg कॉस थीटा, और ये, तो मुझे पता चल गया कि इस तरफ जो फोर्स लग रही है वो क्या है, mg साइन थीटा। ये 1 है तो इसका नाम क्या दे दिया मैंने, m1। यहाँ भी m1g और यहाँ भी m1g। क्या किसी को कोई डाउट। अब हम बात करते हैं फॉर ऑब्जेक्ट m1 कि m1 पे नेट फोर्स कितनी लग रही है। फॉर मास m1, ध्यान से देखना, जो मास m1 है वो नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। इसमें एक्सेलरेशन इस तरफ हो रहा है,
तो मैंने बोला फॉर मास m1 एक्सेलरेशन अपवर्ड हो रहा है। बड़ी फोर्स कौन सी, टेंशन, यस m1 sin थीटा, बहुत बढ़िया। तो मुझे मिल गया t माइनस m1g sin थीटा इक्वल्स टू, बहुत बढ़िया, m1a। क्या किसी को कोई डाउट? इसे ले लो इक्वेशन नंबर 1। अब 2 है, उस पर कितना लग रहा है? तो मैंने बोला फॉर मास m2। अब देखो m2 में नीचे भी फोर्स लग रही है, ऊपर भी फोर्स लग रही है, लेकिन जा कहाँ रहा है, नीचे ऊपर, नीचे, बहुत बढ़िया। तो हमने बोला m2g माइनस t इक्वल्स टू m2a। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं कर दूं दोनों इक्वेशन को ऐड, तो t से t कैंसल, तो मैंने कर दिया ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो मुझे मिल गया एक्सेलरेशन a की वैल्यू, निकाल के बताओ कितनी आई। तो हमारा एक्सेलरेशन आया m2 माइनस m1 साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2, और पूरा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, बाय स्मॉल g। इसी तरह हमारी टेंशन की वैल्यू भी आ जाएगी, नोट डाउन करो, निकाल के बताओ। टेंशन आ रही है हमारी m1 m2 ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2 पूरा मल्टीप्लाई जी एकदम। तो टेंशन आ रही है हमारी t इक्वल्स टू m1 m2 ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा और पूरे के अपॉन में m1 प्लस m2, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है बाय स्मॉल g। तो ये बन गया यहाँ पे मेरा टेंशन का फॉर्मूला, या टेंशन की वैल्यू। अब हम बात करते हैं, नोट डाउन कर लो, फिर हम बात करते हैं केस नंबर 6 की। तो चलो बात करते हैं केस नंबर 6 की। केस 6 स्ट्रक्चर में थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया, स्ट्रेट की जगह यहाँ पे हमने थोड़ा बेंड कर दिया। मैंने बोला इधर बन रहा है एंगल अल्फा, इधर बन रहा है एंगल बीटा। अब हमने लिए फिर से दो मासेस m1 और m2। m1 m2 दोनों कनेक्टेड हैं एक पुली के साथ। दोनों कनेक्टेड है पुली के साथ। मैंने बोला जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो A को डाउनवर्ड लेके जा रहा है, तो m2 को कहाँ तक लेके जाएगा, अपवर्ड्स। हमने देखा एक्सेलरेशन m1 को डाउनवर्ड लेके जा रहा है, तो जो मेरा m2 मास है वो चला जाएगा ऊपर की तरफ। अब मैंने बोला m1 पे फोर्स कहाँ लग रही है, अभी मैंने बताया था ये लगी मेरी ग्रेविटी m1g, एंगल अल्फा, तो mg अल्फा, साइन अल्फा है या कॉस अल्फा है, m1 है और इधर क्या हो गया m1g साइन अल्फा। यहाँ पे लगा मेरा m2g, यहाँ क्या आ गया कॉस बीटा, और यहाँ पे क्या आ गया साइन बीटा। क्या किसी को डाउट? यहाँ मेरा एंगल क्या है बीटा, हमने कर दी वैल्यू पुट। अब देख रहे हैं m1 के लिए जो मेरी बॉडी है m1, यहाँ पे टेंशन लग रही है T, सेम टेंशन लग रही है यहाँ पर T। तो मैंने बोला फॉर मास m1, मास m1 के लिए हम बात कर रहे हैं, देखो डाउनवर्ड मोशन हो रहा है तो बड़ा माइनस छोटा, तो m1g साइन अल्फा माइनस किसके इक्वल m1a के इक्वल हो गया हमारा। अब मैं बात कर रहा हूं फॉर मास m2 मास के लिए क्या हो जाएगा, देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, बहुत बढ़िया, t माइनस m2g साइन बीटा किसके इक्वल। तो हम इसको सॉल्व करके इसे ले लो इक्वेशन 1, इसे ले लो इक्वेशन 2। क्या दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे t से t कैंसिल, क्या मिल जाएगा हमें एक्सेलरेशन। तो हम फाइंड कर लेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 और हमें मिल गया एक्सेलरेशन की वैल्यू। निकाल के बताओ क्या आ रही है।
तो हमारा एक्सलेशन आया m1 साइन अल्फा माइनस m2 साइन बीटा, और पूरा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? बाय स्मॉल g, और अपॉन में m1 प्लस m2। इसी तरह हम इससे निकाल लेंगे टेंशन भी, तो टेंशन निकाल के बताओ। तो टेंशन आ जाएगी हमारी T इक्वल्स टू m1 m2 ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और पूरे के अपॉन में m1 प्लस m2। ये बन गई हमारी इक्वेशन। कर लो नोट डाउन। तो चलो अब हम बात करते हैं नए केस की, केस नंबर 7। 7 केस बोले थे। 7 केस में हम एक तरफ लटका देंगे एक मास, इसका नाम दे दिया m1, और बाकी साइड लगा दी हमने 2 मास m2, और एक आ गया हमारा m3। हमने बोला इस साइड हो रहा है एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स, तो इस तरफ क्या हो जाएगा? अपवर्ड्स हो जाएगा। m1 की अगर बात की जाए तो ये जो मास m1 है इस पे नीचे फोर्स कितनी लग रही है? m1 g। यहाँ पे लगी टेंशन नाम T1, यहाँ भी लगी टेंशन नाम T1, यहाँ भी लगी टेंशन नाम T2। इसमें नीचे कितना लगा? m2g। इसमें नीचे कितना लगा? m3g। तो हम कर देते हैं तीनों मासेस के लिए इक्वेशन पुट। तो हम देखते हैं फॉर मास m1 m2 m3 के लिए हमारी इक्वेशन क्या क्या बन रही है। फॉर मास m1, जो मेरा मास m1 है, देखो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है इसमें? ऊपर की तरफ हो रहा है, तो बड़ी कौन? टेंशन। तो हम बोल देंगे T1 माइनस m1, आगे क्या लिखेंगे? g इक्वल्स टू m1a। अगर बात कर रहे हैं फॉर मास m2, अब किसकी बात कर रहे हैं? मास m2 की कर रहे हैं। ये रहा मेरा m2। m2 में क्या क्या फोर्स लग रही है? एक तो लग रही है टेंशन, और क्या लग रही है? इधर भी टेंशन, और साथ साथ m2g। तो डायरेक्शन देखो, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो रहा है, तो डाउनवर्ड वाला पहले लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? T2 प्लस m2g। इतनी फोर्स नीचे लग रही है, और ऊपर कितनी लगी? T1 किसके इक्वल? तो ये बन गई मेरी सेकंड मास के लिए। तीसरे के लिए देख लेते हैं। नीचे क्या लग रहा है? m3g। ऊपर क्या लग रहा है? T2। तो मैंने बोला m3g माइनस T2 इक्वल्स टू m3a। ये बन गई हमारी तीसरी इक्वेशन। क्या हम तीनों को सॉल्व करके वैल्यू बता सकते हैं हमारी किसके लिए? T1 के लिए। मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 1 2 3। हम तीनों को सॉल्व करके a और t की वैल्यू बता सकते हैं। हम कर देते हैं ऐड इक्वेशन 1 2 एंड 3। तीनों को ऐड कर दिया, T1 से T1 कट गया, T2 से T2 कट गया, हमें a की वैल्यू आ गई। a कितना आया निकाल के बताओ। और तो एक्सेलरेशन आया हमारा m2 प्लस m3 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, और पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है बाय स्मॉल g। कर लो नोट डाउन।